नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के निजी रिजॉर्ट में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में शामिल हुए। इस दौरान आपको बता दें, उन्होंने चावड़ी सौगात दी है। मंडी शुल्क में छूट की अवधि 1 साल बढ़ाई गई है। वहीं इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट के दौरान सीएम की घोषणा से चावल निर्यातकों को और किसान दोनों के लिए बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय का भी शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग तेजी बढ़ रही है और दंतेवाड़ा में ऑर्गेनिक चावल की खेती हो रही है, जिससे और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का ये दूसरा संस्करण अत्यंत महत्वपूर्ण देशों के बायर्स और 6 देशों के एमबीसी प्रतिनिधिमंडल की पहचान मिलने से मदद मिलेगी। गुड गवर्नेंस कागजों पर नहीं बल्कि जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव और अधिकारियों के कामकाज में दिखाना चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन और अभिसरण विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 में सुशासन और नवाचारों के लिए 5 विभागों और 5 जिलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ई प्रगति पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से अब छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के 25 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की निगरानी की जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से निर्माण की मंजूरी से लेकर बजट मजदूरी भुगतान MIS स्ट्रक्चर लेवल सहित सभी पहलुओं की मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव महासमुंद जिले में आयोजित जिला साहू संघ और तहसील संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समाज के निर्विरोध निर्वाचित जिला और तहसील संघ के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि साहू समाज में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चुनाव होना एक सराहनीय पहल है और यह सामाजिक एकता की मजबूत परंपरा की शुरुआत है। उन्होंने महासमुंद साहू समाज के भवन में शेड निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को समाज से जोड़ना है। पदाधिकारियों को सामाजिक व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होना है। इससे ही समाज की चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जिला साहू समाज के छात्रावास में 38 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही उन्होंने शपथ ग्रहण करने वाले जिला साहू संघ, तहसील परिक्षेत्र और नगर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी है। वहीं रक्तदान करने वाले 42 लोगों को सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से कहा कि सामुदायिक भवन के उपयोग पर गंभीरता से चिंतन कर सदुपयोग करना है। महिला प्रकोष्ठ द्वारा महिलाओं को सिलाई सिखाने की व्यवस्था की जा सकती है। वहीं युवा प्रकोष्ठ द्वारा शिक्षित युवा कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही उन्हें कौशल प्रशिक्षण दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी और नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नवीन दायित्व प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, छत्तीसगढ़ में संगठनात्मक मजबूती, जन सरोकारों और आगामी विभागीय कार्यों को लेकर सार्थक चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने संगठन क्षमता में नितिन नवीन के अनुभव और नेतृत्व क्षमता और मार्गदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी और अधिक सशक्त होगी।
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल दीपक ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कांग्रेस द्वारा बीवीजी राम जी योजना का विरोध करने पर सियासी पलटवार करते हुए कहा कि यह अत्यंत निंदनीय विषय है कि कांग्रेस पार्टी भगवान राम का विरोध करने के चक्कर में ऐसे उलझुल आरोप लगाने के पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि चिंता का विषय है कि ये विरोध इस बिल के नए नीतियों की नहीं बल्कि इसके नाम पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की इस बात से तकलीफ है कि रोजगार को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। साथ ही पूछा कि क्यों कांग्रेस पार्टी को इस बात से तकलीफ है कि कृषकों को समर्थन देने के लिए 60 दिन की छुट्टी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में नई दिशा मिलेगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीबीजी राम जी बिल पर जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, इस विषय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। ये अत्यधिक ही निंदनीय विषय है कि कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम का विरोध करने के चक्कर में, हिंदू सनातन संस्कृति से नफरत करने के चक्कर में ऐसे ऊल जलूल आरोप लगाने पे उतर आई है। उतर के देखिए कि अंग्रेजी में राम, हिंदी में राम, अरे हिंदी में हो, देवनागरी में हो, तमिल में हो, संस्कृत में हो, अंग्रेजी में हो, भगवान श्री राम का नाम भगवान श्री राम का नाम है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस बयान की निंदा करती है कि पहले श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करना, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा उस भव्य कार्यक्रम में ना जाना, और अब एक बिल पे घमासान कर रही है कांग्रेस पार्टी। चिंतनीय विषय ये है कि अभी तक मेजरली जो की हाईलाइट है इस विरोध का, वो इस नए बिल की नीतियों पर नहीं है, इसके नाम पर है। कोंडागांव में जिला महिला कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा राज्यसभा सांसद और पूर्व महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी के नेताम का 10 जनवरी को जन्मदिवस मनाया गया, जिसमें महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और दर्जनों महिला कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सभी ने बधाई संदेश दी। आपको बता दें कि कोंडा में जिला महिला कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा राज्यसभा सांसद और पूर्व महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी का 10 जनवरी को जन्म दिवस मनाया गया, जिसमें महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और दर्जनों महिला कांग्रेस कार्यकर्ताएं उनके जन्मदिन में शामिल हुई। सभी ने एआईसीसी और पीसीसी के निर्देश के अनुसार संपूर्ण प्रदेश में मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत पीसीसीपुर के पूर्व विधायक रेख चंद जैन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी जनता के हितों में क्या योजना बनाई है और क्यों इस आंदोलन की जरूरत पड़ी है। जो कांग्रेस की मुहिम शुरू हो रही है और केंद्र सरकार के द्वारा जो मनरेगा कानून को खत्म करने का काम किया गया है, इसको विरोध को लेकर हमारी कांग्रेस की मुहिम शुरू हो रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है और आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष रवि घोष जी, हमारे पूर्व विधायक, विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष भाई संतराम नेताम जी, हमारे रितेश पटेल जी, देवचंद मातलाम जी, हमारे नौरू राम जी, वीरेश साहू जी, महारू राम जी, विशाल शर्मा जी, कमलेश दुबे जी। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देशानुसार ग्रामीणों और पुलिस के बीच मधुर संबंध स्थापित करने और सहयोग की भावना उत्पन्न करने के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र ग्राम कुधुर डोंगरी गुड़ुपारा में 2 दिवसीय सामुदायिक पुलिसिंग के तहत वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता में थाना
पुंगरपाल क्षेत्र के ग्राम पुंगरपाल, कुधुर गुमियापाल और कुधुर उहपाल, कुधुर तुमड़ीवाल, छोटे हंदापाल और एहकली मटवाल हाई स्कूल मटवाल और पदनार के ग्रामीण नवयुवक प्रतिभागियों ने भाग लिया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान पुंगारपाल गांव और मटवाल गांव के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें प्रथम स्थान पुंगारपाल गांव की टीम रही। आपको बता दें कि 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराई गई। कोंडा गांव पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देशानुसार ग्रामीणों और पुलिस के बीच मधुर संबंध स्थापित करने और सहयोग की भावना उत्पन्न करने के लिए 2 दिवसीय सामुदायिक पुलिसिंग के तहत वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में थाना पुंगारपाल क्षेत्र के ग्राम पुंगारपाल क्षेत्र के कुधुर गुमियापाल और कुधुर उहपाल और छोटे हांदापाल और स्कूल मटवाल और पदनार के ग्रामीण नवनियुक्त प्रतिभागियों ने भाग लिया। 2 दिवस प्रतियोगिता के दौरान पुंगारपाल गांव और मटवाल गांव के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें प्रथम स्थान पुंगारपाल गांव की टीम रही। मोहन यादव के मुख्य अतिथि में लोक निर्माण विभाग के राज्य स्तरीय कार्यक्रम सह प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम विभागीय नवाचारों और डिजिटल पहल की ओर अभियंताओं के सक्षम निर्माण को समर्पित रहा। ये पूरा कार्यक्रम रविंद्र भवन में आयोजित किया गया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में 1500 से अधिक अभियंता सहभागिता करेंगे। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग की ओर से तैयार किए गए कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क दस्तावेज का विमोचन किया जाएगा, जो अभियंताओं के निरंतर प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और आधुनिक परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा। मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम में लोकपथ मोबाइल ऐप की उन्नत संस्करण लोकपथ 2.0 का लोकार्पण भी किया जाएगा। यह ऐप सड़क रखरखाव की निगरानी, नागरिक शिकायतों में त्वरित निवारण, रूट प्लानिंग, ब्लैक स्पॉट अलर्ट और आपातकालीन SOS सुविधा प्रदान करेगा। यादव सर बैठे हुए हैं, ACP यातायात है जोन 4 के, और उनसे यातायात संबंधी कुछ जानकारी लेंगे। आइए बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, यही जानना चाहेंगे कि यातायात व्यवस्था एक बड़ी चुनौतीपूर्ण व्यवस्था है। जो भी अधिकारी सड़क पर अपनी ड्यूटी निभाते हैं, उनको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। भोपाल के यातायात के बारे में क्या कहेंगे? कैसी व्यवस्थाएं हैं? कितने आप लोग यातायात प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम हैं? मैडम, अभी भोपाल शहर में लगभग 18 लाख वाहन पंजीकृत हैं। इसके अलावा आसपास के जिलों से भी राजधानी होने के कारण बहुत सारे वाहन यहाँ आते हैं। तो मतलब हम लोग रोज लगभग 20 लाख वाहनों से हमारा वास्ता पड़ता है। हमारा जो स्वीकृत बल है ट्रैफिक का वो 850 है। उसके अगेंस्ट हम 450 लोगों से काम चला रहे हैं। और वो उस परिस्थिति में जब पूरे शहर में मेट्रो के काम चल रहे हैं, रोड के फ्लाईओवर्स वगैरह के काम चल रहे हैं, इसके बाद भी हमारे कर्मचारी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी मॉनिटर करते हैं और हमारे कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं। और कोई भी ऐसा ट्रैफिक अव्यवस्था नहीं है जैसी अन्य शहरों में सुनने को मिलती है। कहीं जो पीक आवर्स में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां काम चल रहा है, वहां 10-15 मिनट के लिए ट्रैफिक जरूर ब्रेक हो जाता है, स्लो हो जाता है, परंतु लंबी समस्या कोई नहीं है। इसके लिए हमारे सभी कर्मचारी और वरिष्ठ अधिकारी लगातार मेहनत कर रहे हैं। सर, ये बात कही आपने कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, और आपने सभी को बधाई भी दी है। इतना बड़ा ट्रैफिक नेटवर्क है, फिर भी कर्मचारी कम पड़ रहे हैं, ठीक है। पर सर, ये बताइए कि कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे कोई भी फील्ड हो। यातायात तो बड़ी फील्ड है, तो क्या चुनौतियों का सामना आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनको हर दिन आए दिन करना पड़ता है? ये मैडम ऐसा है, थाने की पुलिस और ट्रैफिक की पुलिस में बेसिक फर्क ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं थाने वाले, और बैठ के भी काम करते हैं। हमारे ट्रैफिक का जवान जब वो ड्यूटी पे रहता है, कम से कम 8 घंटे ड्यूटी रहती और 14-15 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। उनको अपनी पूरी ड्यूटी के दौरान खड़े रहना पड़ता है।
तो परेशानियां तो आती हैं, परंतु हम कोशिश करते रहते हैं कि उनको मोटिवेट करें, काम के प्रति जागरूक करें। और वाहनों की जो बढ़ती हुई संख्या है, और ये जो शहर है, खासतौर पर पुराना शहर जो है, ये उस समय का बसा हुआ है जब साइकिल से और तांगे से लोग चलते थे। अब इसी शहर में बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, तो उसको मैनेज करना एक चुनौतीपूर्ण काम तो है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सर ने बोला कि मेट्रो का काम चल रहा है और भी इतनी सारी चीजें शहर भर में चलती रहती है यातायात संबंधी, तो कई आप लोग भी देखते होंगे कि यातायात से सुचारू रूप से चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है पुलिस अधिकारियों को, ट्रैफिक पुलिस को खासकर। तो कैसे उसको हम मेट्रो के साथ साथ, अभी तो लंबा चलेगा मेट्रो का काम, यातायात पुलिस की सेवा के बिना तो ये काम अधूरा है। सर से ये भी जानेंगे कि लोकपथ सेवा ऐप जो आज इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री कर रहे हैं और यातायात दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, तो सर इस ऐप के माध्यम से लोगों को कितना फायदा नजर आएगा? ये ऐप लोगों की सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए है। यातायात सर हर दिन का मामला है, सड़कों पे गड्ढे और बताएगा ये ऐप, पुलिस स्टेशन बताएगा, पेट्रोल पंप बताएगा, पंक्चर की दुकान बताएगा, ब्लैक स्पॉट बताएगा। कितना आपकी दृष्टि से, आपके विचार में ये ऐप कितना महत्वपूर्ण होगा? ये इससे जो सड़क की कंडीशन, हम जो ट्रैफिक चलाते हैं उसमें सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए हम 3 E's का इस्तेमाल करते हैं: इंजीनियरिंग, एजुकेशन और इन्फोर्समेंट। हम जैसे अभी हमारा सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, तो हम स्कूल कॉलेजों में और सार्वजनिक स्थानों पे जाके लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी देते हैं। इसी तरह हम जब लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इन्फोर्समेंट करते हैं। तीसरा है इंजीनियरिंग का काम पीडब्ल्यूडी और जो अन्य संबंधित एजेंसियां हैं जैसे एमपीआरडीसी, एनएचईआई हैं, ये लोग देखते हैं। हम भी इनको सतत सुझाव देते रहते हैं। रोड एक्सीडेंट कैसे कम किया जाए, कहीं गड्ढे हैं, कहीं पे रिम्बल स्ट्रिप लगाना है, कहीं पे स्पीड ब्रेकर बनाना है, तो हम उनको पत्राचार के माध्यम से व्यक्तिगत सुझाव देते रहते हैं। अब ये ऐप आया है जिससे जनता भी अगर डायरेक्ट इनको सुझाव देगी तो निश्चित ही रोड की कंडीशन सुधरेगी और यातायात सुगम भी होगा और शायद एक्सीडेंट में भी कमी आएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे जोन 4 में पिछले साल तक 3 ब्लैक स्पॉट थे, वो 3 से घट के अब 1 ही ब्लैक स्पॉट बचा है। तो हम लगातार काम कर रहे हैं एक्सीडेंट कम करने के लिए और जनता भी हमें सहयोग कर रही है और हमारे स्टाफ तो है। सर एक सवाल बस आखिरी, सर जनता भी सहयोग कर रही है आपने कहा, सर जनता से और क्या सहयोग चाहिए आपको यातायात ठीक करने में? देखिए, जितने लोग वाहन चलाते हैं सभी शिक्षित लोग हैं और सभ्य नागरिक हैं, हम ये मानते हैं। बस उनसे ये अपील है कि वो हेलमेट धारण करके चलें और कहीं पे भी चौराहे पे किसी सिग्नल्स पे जब रुकते हैं तो लेफ्ट टर्न क्लियर करके रखें। जब लेफ्ट टर्न क्लियर नहीं करते, लोग एक के बगल में दूसरी लाइन लगा लेते हैं तो हमारे ट्रैफिक अवरोध होता है। तो लेफ्ट टर्न क्लियर करेंगे तो हम और अच्छी व्यवस्था देने में सक्षम हो पाएंगे। सर बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सर बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सिंह यादव सर हमारे साथ जुड़े थे, एसीपी यातायात जोन 4, और उन्होंने बताया कि किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नित्य नई कोशिश विभाग कर रहा है और ऐप के माध्यम से और अधिक चीजें सुधरेंगी। उनके क्षेत्र में 4 ब्लैक स्पॉट बताए उन्होंने, अब 1 ही बचा है और कैसे नित्य नई जानकारियां इस ऐप के माध्यम से जुड़ेंगी आने वाला समय बताएगा। हर्ष शर्मा के साथ सानिसा की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ भोपाल जोन के चीफ इंजीनियर सर संजय मस्के सर खड़े हैं और रविंद्र भवन में अभी थोड़ी देर पहले लोकपथ 2.0 ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है और कार्यक्रम अभी जारी है। आइए बात करते हैं इस ऐप के बारे में, महत्वपूर्ण जानकारियां सर से पूछते हैं। सर बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। सर इस ऐप के बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि सर 2 जुलाई 2024 में इसको पहले लॉन्च किया था, अब इसका ये एडवांस वर्जन है, क्या कुछ जानकारी सर इस ऐप से जुड़ी हुई? जैसा सभी को मालूम है कि लोकपथ जो 2024 में जो लॉन्च हुआ था, उसमें जो सड़कों में जो गड्ढे होते थे और आम पब्लिक को उससे तकलीफ होती थी, तो वो ऐप के माध्यम से उस गड्ढों का उसमें फोटो डाल के उसको मतलब विभाग तक पहुंचाते थे और विभाग तुरंत उस पर कार्रवाई करता था। अब इसी कड़ी में जो और भी बहुत सारी चीजें ये 2.0 में जोड़ी गई, जिसमें सबसे बड़ा है कि आपको कहीं जाना है लोक निर्माण विभाग की सड़कों में, तो आपको अल्टरनेट रूट भी बता देगा कि इसमें डिस्टेंस कम है, इसमें टोल क्या लगेगा, इसमें कम लगेगा। उसी तरह मार्ग में आने वाले जिस पे आप जा रहे हो उसमें कौन से ब्लैक स्पॉट है, वो 500 मीटर पहले
वॉइस ओवर के साथ से आपको बता देगा, जिससे कि आप गाड़ी चलाते समय सतर्क हो जाए। इसी तरह इसमें रेस्टोरेंट कौन से है, रास्ते में कितने दूर है, धार्मिक स्थल कौन से आ रहे हैं और हेरिटेज स्थल कौन से आ रहे हैं आदि सभी की जानकारी इस माध्यम से आपको मिलेगी। ये मतलब गूगल में जो लोकेशन वाला है ही, पर उसमें और एडवांस तरीके से हमने इसे लॉन्च किया है। सर, लोकपथ ऐप के बारे में आपने बताया सर, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो अगर पंक्चर की दुकान है, आपने जैसे कहा कि एडवेंचरस स्पोर्ट्स बताएंगे, ब्लैक स्पॉट्स बताएंगे, ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताएगा। सर, ऐसी कौन सी चीज है जो इससे और पर्यटन के माध्यम से जोड़ी जा रही है, एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जोड़ी जा रही है, एयरपोर्ट से जोड़ी जा रही है? एयर एम्बुलेंस का भी इसमें हम लोग जोड़ा गया है। इसके अलावा भी एक्सीडेंट होता है तो कहाँ मतलब 100 डायल और सभी जगह एम्बुलेंस सारी सुविधा है। और भी जो जो चीजें इसमें रह गई है हम बाइसेक के माध्यम से और इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। सर, एक्सीडेंट में कितनी कमी आएगी? एक्सीडेंट में कमी तो काफी आई गई है। जैसा आप ओवरऑल जो रेट देखे अपने भारत का और मध्य प्रदेश का, कमी आई रही है, क्योंकि जगह जो ब्लैक स्पॉट हम रिमूव कर रहे हैं माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार। सर, एक पुस्तक का भी विमोचन हुआ है, साथ में सर यहाँ पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला भी रखी गई है आपके विभाग की ओर से, उसके बारे में क्या जानकारी? एक कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क इसका विमोचन हुआ है। इसमें एक साल लगातार 3-4 जो कार्यशाला हुई थी माननीय श्री विक्रांत सिंह तोमर जी द्वारा की थी, और विभाग से ही जो इंजीनियर है उनसे पूछा गया था प्रश्न, और बेहिचक लोगों ने जो जवाब दी, उसके आधार पर जो फीडबैक आया है कि विभाग में क्या कमी है, क्या नवाचार होना चाहिए, क्या संसाधन नहीं है, उसके आधार पर ये फ्रेमवर्क माननीय विक्रांत तोमर जी ने किया है, उसी का आज विमोचन हुआ। सर, इस पुस्तक का विमोचन हुआ और सर एक प्रशिक्षण कार्यशाला भी रखा गया है। प्रशिक्षण कार्यशाला में क्या कुछ है सर, किस तरह से चीजें बताई जाएंगी, कितने दिन का है, क्या कुछ है इस प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ? प्रशिक्षण कार्यशाला में हमारा जो सेशन है शाम 6 बजे तक चलेगा। उसमें जो नई तकनीक के अलावा कहाँ कहाँ हमें दक्षता देना चाहिए, जब निर्माण कार्य करते समय अर्थवर्क में क्या करना चाहिए, सीसी रोड बनाते समय क्या दक्षता लेना चाहिए जिससे गुणवत्ता सही है, उसी तरह बिटुमेन में क्या करना चाहिए आदि सभी जो एक्सपर्ट हमारे CRRI संस्थान दिल्ली जो अन्य जगह से आए हैं, NHI से भी, उनके द्वारा जो अनुभव है, इसी तरह हैम मॉडल पे भी एक डिटेल कार्यशाला है, वो भी हमारे इंजीनियर को ज्ञान प्राप्त होगा। सर, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर, बहुत धन्यवाद। ये थे संजय मस्के सर, चीफ इंजीनियर भोपाल जोन, और उन्होंने बताया कि इस ऐप से बहुत ज्यादा चीजें एडवांस रूप से जुड़ेंगी और कई लोग जो सड़क पे गाड़ी चलाते हैं उनको जो भी दिक्कत आती है, चाहे पर्यटन स्थल नहीं समझ में आते हैं, चाहे गड्ढे समझ में नहीं आते हैं, चाहे कोई खाई समझ में नहीं आती है, वैसे तो गूगल ऐप बता देता है, पर गूगल से भी एडवांस लोकपथ ऐप 2.0 का वर्जन आने वाला है। आप लोग अपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कीजिए। और आज ये प्रशिक्षण कार्यशाला में भी लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को बहुत कुछ नई जानकारी से जोड़ा जाएगा। फिलहाल इतना ही। हर्ष शर्मा के साथ सानिसा की रिपोर्ट। सिरोंज में शक्ल हिंदू समाज की ओर से वाहन रैली निकालकर प्रभु श्री राम के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले आयोजकों का विरोध किया गया। दरअसल 3 जनवरी को भीम आर्मी में नए बस स्टैंड पर जनसभा का आयोजन किया गया था। उस आयोजन में दीपक बौद्ध नाम के व्यक्ति ने प्रभु श्री राम पर अभद्र टिप्पणी की, जिससे शक्ल हिंदू समाज को ठेस पहुंची और अब इसी संबंध में शक्ल हिंदू समाज विरोध कर रहा है। समाज के कार्यकर्ताओं ने व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की है, जिसके संबंध में एसडीपीओ के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। पिछले दिनों आष्टा में पदस्थ एसआई किरण राजपूत ने अपनी जीप से 4 लोगों को झगरिया चौराहे पर टक्कर मार दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस की जांच से असंतुष्ट परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान परिजनों और कोतवाली टीआई रविंद्र यादव के बीच तीखी बहस की गई। वहीं आपको बता दें, परिजनों ने टीआई से कहा कि किरण राजपूत को पुलिस बचा रही है, अभी तक किरण राजपूत को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।